सुप्रभात बच्चों। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा, मैंने आपको प्लेटों के बारे में समझाया, मैंने आपको भारत के उच्चावच के बारे में बताया। उसमें से ही एक चीज़ निकल के आई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। यह भारत का हृदय कहलाता है और भारतीय महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग है। कठोर चट्टानों से बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, त्रिभुजाकार इसका रूप है और यह गोंडवाना का ही एक अंग है। अपरदन के कारण काट छांट के फलस्वरूप बहुत ठोस स्थान इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें पर्वत कम परंतु पठार ज़्यादा हैं। अनेक नदियों ने पठार के स्थान स्थान को काटकर तंग और चौड़ा बना दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको यह सब क्षेत्र दिखाई देगा। अनेक नदियों ने इस पठार को स्थान स्थान पर काट दिया है। ज्वालामुखी से द्वारा निर्मित कालांतर में इन्होंने अपने को चेंज करा, बदल दिया गया और जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के अनुकूल जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, यह कहीं कहीं रखी गई हैं। खनिज पदार्थों का और उससे निकलने वाले पदार्थों में जो पदार्थ हैं यहाँ बहुतायत रूप से मिलते हैं, जिसमें कोयला है, तांबा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, चूना, टंगस्टन और लोहा, सोना, पन्ना, मैग्नीज, जस्ता। कुल मिलाकर के 75% ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार या उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी कारण यह बहुत ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है और यह सबसे प्राचीन भूभाग है। ये तो रही पहली एक बात जो मैंने आपको उत्तर भारत के जो 6 भाग थे उनमें से उनके बारे में बताया। दूसरा, अब हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है और इसकी उत्पत्ति में भूवैज्ञानिकों का मत है कि आज जहाँ पहले हिमालय है वहाँ टेथिस नामक एक महासागर लहराता था। मतलब वहाँ एक पानी की एक विशाल झील थी जिसे टेथिस नामक सागर नाम दिया गया था। यह विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के कठोर स्थल में यह स्थित था। कालांतर में आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं, मैंने आपको बताया, हलचल जो प्लेटों के द्वारा होती हैं, इन शक्तियों के फलस्वरूप जो कठोर स्थल एक दूसरे की ओर खिसके टकराए, आपस में दूर गए और जिससे अवसाद जो वो क्षेत्र में जो मलबा इकट्ठा हुआ वो उसमें वलन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पर छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर मैं इसमें प्रेशर डालूँ किसी पन्ने में तो ये धीरे धीरे दिख रहा है बच्चों आपको, ये धीरे धीरे उठना शुरू हो गया है। अगर मैं इसमें प्रेशर डालता हूँ तो यह धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। इसी प्रकार परिवर्तनकारी शक्तियों के फलस्वरूप दोनों ओर से जब प्रेशर पड़ रहा है, जब दोनों ओर से उसमें दबाव पड़ रहा है, तो ये दोनों कठोर स्थल एक दूसरे की ओर खिसके और इस प्रकार वलन इस तरीके से उनमें एक भिचाव पैदा हुआ और इन्होंने वलित पर्वत श्रृंखलाओं का एक निर्माण धीरे धीरे सहने करना शुरू कर दिया। और इसकी जो उत्पत्ति है वो 7 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक मध्य जीव महाकल्प से आरंभ होकर 20 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसियन युग तक चलती रही। और बच्चों आज भी यह लगातार जारी है, यह धीरे धीरे आज भी उठ रहा है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भूकंप आते रहते हैं, छोटे मोटे भूकंप आते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं। उनके रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। आप चाहे उत्तरकाशी का भूकंप ले लीजिए, चाहे भुज का भूकंप ले लीजिए, कहीं न कहीं यह शक्तियाँ गतिशील हैं और आने वाले समय में फिर भी पृथ्वी का रूप परिवर्तन या हमारे जो क्रस्ट का वो परिवर्तन होता रहेगा। हिमालय पर्वत क्षेत्र आज भी आंतरिक जो शक्तियों के कारण क्रियाशील है और हिमालय आज भी धीरे धीरे उठ रहा है। इसी कारण इसे बच्चों क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ मैंने आपसे और कही थी कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की तुलना कैसी है।
हिमालय, पूरा हिमालय, ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था भारत का इस तरीके से नक्शा, और यह पूर्वी हिमालय और यह पश्चिमी हिमालय। भारत, अब पश्चिमी हिमालय की अगर बात करते हैं तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फैले हुए क्षेत्र को पश्चिमी हिमालय कहते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में फैले हिमालय को पूर्वी हिमालय कहते हैं, जो पूर्वी क्षेत्र में है। इसी प्रकार फिर पश्चिमी हिमालय में आइए, पश्चिमी हिमालय में आप देखेंगे लद्दाख, जास्कर, नंगा पर्वत आदि ऐसे ऊंचे पर्वत हैं। मैं आपको अभी ये मैप के द्वारा नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोड करके आपको फिर देना है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मैं कल इसको मैप वर्क के द्वारा पूरा बताऊंगा, फिर भी आप इसको अभी सुनेंगे और समझ लेंगे। अब पूर्वी हिमालय में देखिए, जैसे पटकाई-बुम, गारो, खासी, जैंतिया और अपेक्षाकृत कम ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षाएं। दूसरी, पश्चिमी हिमालय के जो क्षेत्र और पर्वत हैं वो अधिक ऊंचे होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी हैं, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जबकि पूर्वी हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो घने वनों से ढकी हुई हैं और आर्थिक विकास की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से वह भी आज भी उपयोगी हैं। यह तीन चीज़ें मैंने आपको बताई इस समय कि कैसे कैसे एक पश्चिमी, पूर्वी हिमालय और नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ। अब एक चीज़ मैं आपको और आज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 4 मिनट हैं, क्योंकि बहुत 10-12 मिनट से ऊपर का वीडियो लोड नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब जिन सेलों की हम बात कर रहे हैं, कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल, है ना, इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, अपसारी, अभिसारी, इनकी आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है। जैसे मैं हूँ या आप लोग हैं, आप कब पैदा हुए, आपकी जन्म तिथि क्या है। तो इस तरीके से सेलों की विभिन्न परतों में वनस्पति और प्राणियों के जो सुरक्षित अवशेष होते हैं वह सेलों की आयु का पता लगाने का एक जरिया है। दोबारा सुनिए, सेलों की विभिन्न परतें, आप किसी पत्थर को उठा लीजिए या किसी एक टुकड़े को, किसी पर्वत के हिस्से को अगर निकालेंगे तो आपको उसमें एक पतली पतली परतें दिखाई देंगी। उन परतों के बीच में एक लेयर अगर आप देखेंगे उठा करके तो टूटती चली जाती है, पतली पतली एक रेसेस बनते हैं। उस पे वनस्पति और प्राणियों के सुरक्षित अवशेष जो होते हैं वो सेलों की आयु का पता लगाते हैं, क्योंकि कायांतर में समय के साथ वो धीरे धीरे एक के ऊपर एक वो परतें जमती चली जाती हैं। उससे पता लगाया जा सकता है कि सेलों की आयु कितनी है। जीवाश्मी अवशेष, जिसे फॉसिल्स कहते हैं, करोड़ों वर्षों की अवधि तक वह सुरक्षित रह सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई जीव उसमें दब गया और उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी वैसे ही वर्षों तक, अरबों करोड़ों सालों तक वैसे ही रहता है। जीवाश्म वनस्पति जीवों के अवशिष्ट भाग होते हैं। इस प्रकार परतदार अवसादी सेलें, उनसे मिलने वाले जीवाश्म ही वह साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं कि अब कालांतर में बहुत समय तक दबे हुए हैं, और उन्हीं से उनकी आयु भी निश्चित और निर्धारित होती है। किसी प्राणी अथवा वनस्पति के सेल तभी मिलेंगे जब उस सेल का जमाव और विकास उस काल का समय के साथ समकालीन रहा हो, मतलब लगातार वैसे ही रहा हो, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ हो और वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वो वैसे ही जैसे था वैसे ही रहा हो, तभी हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगर वो टूट गया, दूसरी किसी और सेलों में मिक्स हो गया या उसका नाश हो गया दूसरी सेलों के मिलने के फलस्वरूप, तो हम उसकी सेलों की आयु का पता नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक विशेष प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं विशेष प्रकार की सेलों तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे जीवाश्मों को रख कर उनकी सेल संरचना के आधार पर कार्बन डेटिंग द्वारा हम क्या करते हैं, उसके स्वरूप की और इसके स्वरूप के एक निश्चित तरीके से आयु का पता लगाया जा सकता है। तो बच्चों, सेलों की आयु का पता लगाने का एक तरीका क्या है कि विभिन्न परतों में, मैं फिर बता रहा हूँ, सेलों की आयु का पता लगाने का एक प्रमुख तरीका है वनस्पति और प्राणियों के सुरक्षित अवशेषों के जो सेल होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करके
उनकी आयु का पता लगाया जाता है और यह जीवाश्मी सेल करोड़ों वर्षों अरबों तक वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको मैप के द्वारा कल के दिन और ज़्यादा बताऊंगा। तब तक आप इसको सुनिए और इसको फॉलो कीजिए और मेरे द्वारा जो होमवर्क दिया गया है बीच बीच में उसे अपलोड भी करते रहें।